अहमद अश-शरा जो आइसिस के सरबराह थे, जो बिहेडिंग्स करते थे, एक बाज़ाब्ता दहशतगर्द तंजीम के सरबराह थे, वो व्हाइट हाउस में बुलाए जाते हैं और अली लारेजानी जैसा मुफक्किर, फिलोसोफर, मॉडरेट कत्ल कर दिया जाता है। सिर्फ एक विनर है इस पूरे मेहम और केओस का, जो मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रेंजर इन द हाउस है, जो एक घुसपैठिया है, जो एक सेटलर है। इजराइल की अनबिलीवेबल अनपॉपुलैरिटी इन अमेरिकन पॉलिटिक्स ने कैटलाइज किया इस पूरे प्रोसेस को। आई थिंक आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है और एस्टैब्लिशमेंट है, वो इस वक्त जो उसने लाइन ली है वो बहुत मुश्किल स्टैंस है। दे हैव पुट पाकिस्तान फर्स्ट। खबर ये है, हम और आप जिस तेल को $100 का देख रहे हैं, ये वो तेल नहीं है जो पाकिस्तान खरीदता है। हुकूमत ये पूरा प्राइस ट्रांसफर कर दे मुझको और आपको, तो डीजल $450 लीटर और पेट्रोल तकरीबन $400 लीटर पे बिकना चाहिए। कि ये हमारे वालिद मोहतरम का मुल्क है, ये लाहौर नहीं प्योंगयांग है। आज पूरे 10 साल हो चुके हैं पैनामा पेपर्स को आए हुए, और आज तक शरीफ खानदान ने इस बात का जवाब नहीं दिया है कि एवन फील्ड के वो दोनों फ्लैट्स कैसे खरीदे गए और उसके पैसे कहां से आए। मैं नहीं समझता इन हालात में वो किसी प्राइवेट टूर के लिए अपने बेटे या बहू को पंजाब हुकूमत के जहाज पे मुल्क से बाहर भेजेंगी। अली डार ने एक तस्वीर पोस्ट की है, उसमें सबसे बड़ी कद आदम पोर्ट्रेट मरीम नवाज की है, फिर उधर उनके अब्बा हुजूर हैं, उसके बराबर में चचे ससुर हैं, और उसके बराबर में ससुर हैं। ससुराल ऐसा ढूंढें कि उनकी तस्वीरें आप अपने पूरे ऑफिस पे लगा सकें। सियासत में भी ना दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो नज़रियाती होते हैं और एक वो जो सिर्फ नज़र आते होते हैं। नजरियाती और नजर आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ्तार पॉडकास्ट के साथ मैं हूं ज़ुबैर अंजुम सिद्दीकी। कल एक अजीबो-गरीब वीडियो सामने आई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल में अमेरिका के वज़ीर माइक हुकाबी इस वीडियो में देखा जा सकता है कॉरिडोर में चलते हुए आ रहे हैं, और अमरीकी सफ़ीर जो है माइक हुकाबी कहता है कि मुझे सदर ट्रम्प ने कहा है कि मैं देख कर आऊँ बीबी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ठीक ठाक है, खैरियत से है, क्योंकि कुछ कयास आराइयाँ चल रही हैं। तो उसके ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू जवाब दिया है, मैं ज़िंदा हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरे पास एक पंच कार्ड है। इस पंच कार्ड में 2 शख्सियात ऐसी हैं जिनको आज एलिमिनेट कर दिया है इसराइल ने। उनका इशारा ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी और बसीज के सरबराह गुलाम रज़ा सुलेमानी की तरफ था। अली लारेजानी और ईरान के जो मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फाउंडर और CEO रफ्तार फरहान मलिक साहब। खुशामदीद। क्या हाल है जुबैर? अली लारेजानी कितनी बड़ी शख्सियत ईरान के लिए कि जिनका कल खात्मा हुआ। मेरा ख्याल है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बाद सबसे अहम ईरानी निज़ाम के आदमी थे ये, और कितने डायनामिक और रियासती उमूर के लिहाज से कितने अहम थे। यानी कि यहाँ के उनको डी फैक्टो सुप्रीम लीडर कहा जा रहा था ईरान का इस वक्त, क्योंकि जो नए सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के साहबज़ादे मुज्तबा ख़ामनाई साहब, एक तो ये कि वो मंजर आम पर नहीं है, दूसरा ये है कि वो उनके बारे में भी ये खबरें हैं कि वो शायद ज़ख्मी हैं और इस वजह से नहीं आ रहे। तो इस वक्त जो है, और जबकि अली लारेजानी जो है वो एक इस रियासती निज़ाम जो है जो इनकलाब के बाद ईरान में बधा हुआ है, इसके बहुत अहम आदमी थे। 20 साल से ये हुकूमती सिस्टम के अंदर थे और पासदाराना इनकलाब से बहुत ज़्यादा मुंसलिक होने की वजह से इनकी जो अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस उस निज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा था। और इनको जिस तरह से किया गया और जिस शहीद किया गया और जिस तरह से कि वीडियो के अंदर इसको एक हंसी मजाक के तौर पे पेश किया गया, ये सूरत हाल हमारे सामने है। अली लारेजानी की जो सियासी हैसियत है उस पे तो आप बेहतर कमेंट करेंगे क्योंकि आप उस बारे में ज़्यादा जानते हैं, जो उनकी इल्मी और सियासी हैसियत है। लेकिन मैं उनकी एक परसेप्शन हैसियत पे बात करूँगा। ज़ुबैर, एक इमेज आया था यौमुल कुद्स पे, जिसमें अली लारेजानी वॉक कर रहे हैं हज़ारों लोगों के हमरा तेहरान की गलियों में। उसकी एक स्टिल थी, एक तस्वीर थी, आपने देखा होगा। वो जो एक पर्सनैलिटी और जो एक कैरिज्मा और ग्रेविटास और जो एक शख्सियत उस तस्वीर में आई, उसने दुनिया के बड़े-बड़े लीडरों को कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, रश खाने लगे लोग। अमेरिका में लोग कह रहे थे कि यार देखो, ये है वो किसी रोग स्टेट का डिफेक्टो लीडर, और ज़रा हमारे वाले को देखो। और वहाँ पे अवामी इज्तिमात के ऊपर मिसाइल हमले हो रहे हैं तेहरान के अंदर। पीट हेग्सेथ ने कहा वो रैट्स की तरह छुपे हुए हैं, और वो शहर पे टहल रहा था। तो मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि अली लारेजानी का जो एक परसेप्शन था, बैगेज था, वो इतना क्या शख्सियत है।
और फिर उस शख्सियत के पीछे वो जो आप बता रहे हैं कि सियासत और इल्मी हैसियत, इमानुएल कांट के वो स्कॉलर, फलसफी, मुदब्बिर, सियासतदान, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, मतलब इस वक्त दुनिया में शायद अली लारेजानी की सतह और वजन का कोई और रहनुमा नहीं है इस लेवल पे। तो मैं तो सिर्फ उनके परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि एक तो वो तो उनकी काबिलियत थी, लेकिन जो उनकी एक शख्सियत का पर्सोना था, कमाल, मतलब देखकर लग रहा है कोई बंदा है ना। तो मुझे तो लगता है कि इस चीज ने भी उनको एक मगरबी दुनिया के लीडरान को एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला किया। ये तो उनकी जिंदगी में उनकी शख्सियत और परसेप्शन था। जुबैर, उनकी शहादत के बाद मैं ये बात बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि आइंदा चंद दिनों, महीनों, सालों में आप बहुत से बच्चों का नाम अली लारेजानी देखेंगे। हाँ बिल्कुल। आपके मुल्क में एक कद्दाफी स्टेडियम अभी तक मौजूद है। ये कद्दाफी स्टेडियम 70 की दहाई के अंदर पैदा होने वाले बच्चों ने, ये जो बच्चे पैदा हुए उनका नाम कद्दाफी रखा गया। 90 में बहुत से बच्चे पैदा हुए जिनका नाम सद्दाम रखा गया। फिर उसामा रखा। 2000 में उसामा की लहर चली। तो 2025-26 में एक नई लहर चलेगी। लेकिन इनकी जो प्रोफाइल है, इन तमाम जिनका आपने नाम लिया, इन सबसे बहुत बहुत बड़ी है। बड़ी इल्मी और काबिलियत के लिहाज से, काबिलियत के लिहाज से जमहूरी आदमी, डिक्टेटर नहीं था, वर्कर था, फिलोसोफर था, और एक आम आदमी बेटी के घर गया हुआ था। जुबैर, एक सवाल आपसे, अगर मुझे बहुत लोग करें, यार ये लोग इतनी आसानी से मर क्यों रहे हैं, ईरान वाले रहनुमा? मेरा ख्याल है कि ये ईरान वाले भी और हमास वाले भी, ये लोग एहतियात नहीं करते। और वो ये कहते हैं कि अगर हम इसमें लग जाएंगे तो हम जो कुछ कर सकते हैं वो भी नहीं करेंगे। फिर दूसरा ये कि अली लारेजानी ने आखिरी मुलाकात की थी जब अली खामनाई साहब से शहादत से पहले, तो उनसे कहा कि ये हालात हैं, आपके हमले का ख़तरा है, अगर आप एहतियात कर लें, महफूज जगह चले जाएं तो ये बेहतर हो जाएगा, आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तो अली खामनेई ने जवाब दिया कि अगर मैं अपनी जान बचाऊंगा तो कौन सा सिपाही ईरान के लिए जो है जान देगा। खामनाई साहब को ये रोकने के लिए गए थे, मगर उन्होंने भी उसी फ़लसफ़े पे अमल किया जो खामनाई साहब ने किया, को बिल्कुल ही। हाँ, ये तो अब मुझे लग रहा है कि ये लोग इस मामले में कोई बहुत संजीदा नहीं है अपनी ज़िंदगियां बचाने के। ये लोग कोई ख़ास बहुत ज़्यादा, आई थिंक दे वांट टू डाई। उनके लिए, मतलब वांट टू डाई एक सख्त लफ्ज़ है, लेकिन उनके लिए कोई मसला नहीं है। ये जान तो आनी जानी है। वो यानी कि शहादत की मौत हाँ, तमन्ना करने तमन्ना लोग करने हैं। वाले बिल्कुल, लोग हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। अनोखी वजह है, सारे जहां से ये निराले हैं, हाँ, आशिक कौन सी बस्ती और के आखिर ये रहने बड़ा वाले हैं। कल्चरल शॉक लग रहा है बाकी दुनिया के सारे लोगों को, और स्पेशली मुसलमानों को। ये कैसे लीडर है? अच्छा, ये बच क्यों नहीं रहे? ये सद्दाम हुसैन की तरह बिल में क्यों नहीं घुसे हुए? एक तो ये ये सद्दाम की तरह बिल में क्यों नहीं घुसे हुए? सद्दाम बिल से निकला था। कज़ाफ़ी भी छुपता फिर कद्दाफी था छुपता और फिरा पकड़ा था। गया था फिर। कद्दाफी के साथ बदफेली भी की गई थी, आपको पता है, जब उसको पकड़ लिया गया था। सच हॉरिफिक अकाउंट्स कि जब वो पकड़ा गया, वो उसमें उसके एक पाइप के अंदर छुपा हुआ था, वो बिल के अंदर। तो जब उसको निकाला गया तो उसके साथ लोगों ने बदफेली भी की है। कुछ अकाउंट्स बताते हैं उसको कत्ल करने से पहले। इस किस्म की मौत थी कद्दाफी की। और सद्दाम तो चले फिर भी एक डिग्निफाइड तरीके से गया। हाँ, लेकिन उसको भी ज़लील करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से वो जो फांसी वाले हाँ, उसका वो मंज़र आया, डिग्निफाइड हो गया। वो डिग्निफाइड हो गया वो उससे। डिग्निफाइड हो गया। अच्छा, ये तो है कि आपने बताया कि हमारे जो मुस्लिम हुक्मरान हैं ये बड़े इसके कम्प्लेक्स में मुब्तला होंगे, लेकिन जो ईरान में जितनी भी हुकूमती शख्सियात आई हैं ना, उससे एक और वजह से भी हमारे तमाम मुस्लिम हुक्मरान जो है ना बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार होंगे यकीनन। वो ये कि जितने भी लोग हैं वो बहुत शानदार एकेडमिक कैरियर रखने वाले लोग हैं। यानी कि इनसे पहले जो इब्राहिम रईसी साहब थे, इससे पहले हसन रूहानी साहब थे, सारे लोग थे कई-कई किताबों के मुसन्निफ़, पीएचडी। अली लारेजानी साहब जो है जिनका ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में और रियाज़ी में थी, फिर फ़लसफ़े में उन्होंने मास्टर्स किया और फिर वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के अंदर इन्होंने जो है वो पीएचडी किया तेहरान यूनिवर्सिटी से। और वेस्टर्न इनका जो थीसिस था, वो जो जर्मन फ़िलॉसफ़र था कांट, जिसका अब आज तक की हमारी जो फ़लसफ़े के ऊपर जिसके असरात हैं कांट के, नीत्शे के, हेगल के, उनमें सबसे बड़ा था शायद कांट। जी, बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो है उनका थीसिस था। तो और फिर जिस तरह का पूरा उनका सियासी करियर रहा, जिस तरह की पोज़ीशन पे रहे, तो 2005 से पहले जो है ये ईरान की जो कौमी सतह की सियासत थी, उसमें तो बहुत एक्टिव थे, वहाँ के लोग जानते थे। लेकिन ये ग्लोबल जो है इनका इमेज उस वक़्त जब नुमायाँ हुआ, जब 2005 में ये सदारती इलेक्शन इन्होंने लड़ा
और उसमें ये था, ये वो इलेक्शन था जिसमें महमूद अहमदी नजाद पहली बार मुंतखब हुआ था, उसमें इन्होंने ख़त्म किया 6ठे नंबर के ऊपर। फिर उसके बाद जो है सदारती इलेक्शन के बाद ये ईरान के और मगरबी ताकतों के दरमियान जो है एटमी प्रोग्राम पे मुज़ाकरात हुए, तो ये उसके अली लारिजानी टॉप नेगोशिएटर रहे। 3 साल तक जो है ये इसी इतने अहम और सेंसिटिव मुज़ाकरात के अंदर ईरान की नुमाइंदगी करते रहे, और बहुत तगड़े नेगोशिएटर उनको कहा जाता था वहाँ पर। मोहम्मद अल बारादई भी ने कई बार कहा भी कि ये बहुत ही हार्ड नेगोशिएटर हैं ईरानी, तो उस वक्त अली लारिजानी ही के पास थी ये प्रोफाइल। दूसरा, उसके बाद फिर 2008 में ये पार्लिमानी इलेक्शन हुआ, कुम से ये मेंबर मुंतखब हो गए और स्पीकर बन गए। 12 साल तक ईरानी मजलिस, जिसे मेन पार्लियामेंट है, उसके स्पीकर रहे। अच्छा, ईरान के अंदर जो स्पीकर का ओहदा है वो हमारे स्पीकर की तरह नहीं है कि वो सिर्फ कस्टोडियन ऑफ द हाउस होगा। वो एक आला जो कौंसल है, एक तो शुरा निगहबान है, उसके मुतवाज़ी एक और कौंसल भी है जिसके अंदर चीफ जस्टिस और अब जो 6 लोगों की 6 लोग शामिल उसमें होते भी हैं। शामिल होता है, जैसे सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद वो कौंसल 6 लोग एक्टिवेट हो बैठे गई है, उसके अंदर भी ये मौजूद रहे थे, अभी भी उसके अंदर भी थे। और इसके अलावा ये कौमी सलामती के वो उनको सेक्रेटरी बनाया गया दोबारा। पिछले साल जो जंग हुई जून के अंदर, उसके 2 महीने के बाद उनको दोबारा नेशनल कौमी सेकेंडरी का कौमी नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया। तो उसके बाद अगस्त से लेके दोबारा जो जंग शुरू हुई है, मार्च के 28 फरवरी और 27 फरवरी को, इस इस अरसे में इन्होंने इस जंग की प्लानिंग की जो इस वक्त जारी है, जिससे ना खामनाई की शहादत से, ना वज़ीर दिफ़ा से, ना पासदारान इनकलाब के सरबराह से, और इवन है कि ना खुद अली लारिजानी की शहादत से कोई फ़र्क आया है। इस वक्त भी 61वीं जो वेव है ईरान की मिज़ाइल हमलों की जारी है। तो ये इतनी डायनामिक शख्सियत है अली लारिजानी की। मगर आप क्या समझते हैं कि जब कोई इतना बड़ा आदमी, कि जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद चला जाता है, तो उनका निज़ाम तो इतना मजबूत है कि रिप्लेसमेंट आती रहती है, जो काम है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, सारे मामला रियासती उमूर चलते रहते हैं। लेकिन जब इतना बड़ी शख्सियत चली जाती है, तो जो डिसीजन मेकिंग है उसकी क्वालिटी तो सफ़र करेगी ना। देयर आर मेनी पॉइंट्स है। नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि आखिरी बात का पहले मैं जवाब दूं, कोई भी इदारा, चाहे वो तालीमी हो या मुआशी हो, वो अपनी आउटपुट की वजह से पहचाना जाता है। मतलब एप्पल आईफोन की वजह से हिट हुआ, आईपॉड की वजह से, उसकी एक प्रोडक्ट थी, यार क्या कमाल की प्रोडक्ट, एप्पल की प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, इसलिए एप्पल बड़ी कंपनी है। जो मुल्क अली लारिजानी जैसे शख्स को, जो निज़ाम जहाँ पे अली लारिजानी जैसा शख्स ग्रो करके जहाँ वहाँ पहुँच जाए, तो एक तो सलाम है उस निज़ाम को। तो उस निज़ाम से ज़ुबैर मुझे ये तवक्का नहीं है कि वो बैठ जाएगा। मुझे तो नहीं है तवक्का कि ज़ुबैर, एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप किसी इदारे की सेहत का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? ऊपर कौन आके बैठ गया ना, क़यादत कैसी है आपको पता चल जाता है। यूँ आप देखते हैं, हाँ यार, इस तरह के लोग अगर, और मिडिल क्लास, अच्छा वहाँ पे कोई एलीट कैपिटल, बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है, अकेला आदमी पॉलिटिकल वर्कर ग्रो किया, तो एक तो ये उनका एक लिटमस टेस्ट है ईरानियन पावर स्ट्रक्चर की सेहत का, कि ये बड़ा ही सेहतमंद निज़ाम है कि जिसमें इस तरह के रोबस्ट इंटेलेक्चुअल्स को, हाँ, और इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स को परवान चढ़ रहा है। एक तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ इनको 2024 के सदारती इंतखाबात में शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, इजाज़त नहीं मिली इनको लड़ने की। 2021 में भी और 2024 में। यस, ही वॉज नॉट हार्ड लाइन इनफ, मतलब शायद इन पे ट्रस्ट का लेवल वो नहीं था। लेकिन आप एक मजे की चीज देखें ज़ुबैर, कि आइडियोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं, दोनों चीजों को मिलाएं, निज़ाम भी है और नजरिया भी है। देखिए, आपके पास बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन वो नजरिया है एक्सप्लॉयटेशन का, इस्तेहसाल का, लूट मार का, फिर आप वही करेंगे। लेकिन आइडियोलॉजिकली अलाइंड लोगों ने 21 में भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, 24 में लड़ने दिया, वो बंदा फिर भी काम करता रहा। वो कहता है, यार मैं जाके वेस्ट में कहीं इमिग्रेशन ले लेता हूँ, कमेंट करता रहता है ईरान के बारे में, करोड़ों डॉलर कमाता, डिसेंटर बन जाता, छोड़, मतलब इस वजन का आदमी कहीं भी बाहर जाके बैठ जाता ना ज़ुबैर, लाखों डॉलर बड़े बड़े थिंक टैंक्स में तकरीरें करता, ईरान के बारे में लोगों को बताता, भाई यहाँ ये मसाइल हैं, जिंदगी गुजरती रहती। ऐसे दर्जन भर फिलोसोफर और तज्जिया निगार अमेरिका और बरतानिया में खपत है इनकी। नहीं, उसने जान दे दी।
तो निज़ाम की स्ट्रेंथ दो चीज़ों से, एक तो उसका स्ट्रक्चर और आउटपुट, और दूसरा नज़रिया, दोनों चीज़ें इस वक्त बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। सो मुझे लगता है कि अली, अब तीसरा कोई नाम आएगा, फिर आप बोलेंगे हैं, अच्छा इस पर आप रिसर्च करेंगे, अच्छा इसने भी 2 पीएचडी किए हुए हैं, अच्छा इसने भी, मेरे ख्याल से आपसे मुराद जो भी ये समझ रहा है कि वो ये करके फ़िलहाल कोई अगले 2-3 हफ्तों में ईरान को मफलूज कर देगा उसके डिसीजन मेकिंग को, तो मेरे ख्याल से दे आर, बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होगी, कैसा ज़माना है ज़ुबैर, कि अहमद अश-शरा जो आईसिस के सरबराह थे, जो बीहेडिंग्स करते थे, एक बाज़ाब्ता दहशतगर्द तंजीम के सरबराह थे, वो व्हाइट हाउस में बुलाए जाते हैं, और अली लारेजानी जैसा मुफक्किर, फिलोसोफर, मॉडरेट कत्ल कर दिया जाता है, और फिर इल्जाम लगेगा मुसलमानों पे कि हम रेडिकल हैं, हम तशद्दुद पसंद हैं। इससे ज्यादा मजाक, इससे ज्यादा, मतलब इसमें, मतलब आपकी किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं है अब हमारे लिए। आप खुल के दिखा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। एक को आप बुलाते हैं जिसकी प्रोफाइल ये है, जिसकी प्रोफाइल अहमद अश-शरा, उसको सूट पहनाया आपने, उसको आपने चुना उना सूट किया, पहनाया, पगड़ी उतारी। पगड़ी उतारी, सूट पहनाया, उसको दल लेके आ गए। और ये तो पगड़ी नहीं पहना हुआ था, ये तो जैकेट वैकेट जीन्स टी शर्ट में घूमता था यार, ये तो कोट पैंट कोट पैंट पहनने वाला बंदा था, मॉडरेट था, पढ़ा लिखा था, कांट का फिलोसोफर था, इसको आपने मार दिया। इस चीज के ज़ुबैर देखे, दुनिया में मेरे ख्याल से 2 अरब मुसलमान हैं शायद, ईरान में सिर्फ 9 करोड़ है उसमें से। जो 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान देख रहे हैं, उनको क्या प्रमोशन मिल रही है? अगर वो आइडियोलॉजिकली उतने तगड़े नहीं है, उनको ये लग रहा है कि बॉस ये पढ़ लिख के मॉडरेट और ये फिलोसोफर बनने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा खतरनाक रास्ता है। और फिर ये वो इकबाल वाली बात भी यहाँ साबित हो रही है कि खतरा इनको बज़ाहिर मुसलमान नजर वालों से नहीं है, खतरा अली लारीजानी जैसे मुसलमान लोगों से, मजबूत इस्लामी नजरिए पर यकीन उससे रखने वाले प्रॉब्लम लोग है। उसने दाढ़ी रखी हो ना रखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पगड़ी हो ये नहीं हो। विल टॉक अबाउट तालिबान एज वेल इन द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। मतलब बेसिकली उनको उस तरह की चीज़ों से कोई खतरा नहीं हो गया, जाओ यार करते रहो। तो अच्छा चलें, ये तो एक हो गया मामला इसका, इसके और पॉइंट्स भी हम करते रहेंगे। सदर ट्रम्प ने पहले 1 हफ्ते पहले कहा कि जंग ये मुकम्मल होने वाली है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई अली लारेजानी को शहीद करके इसराइल ने कर दी है, और आज भी आया है कि जो उनके इंटेलिजेंस के वजीर थे, उनको एक और को भी इन्होंने, इस्माइल खतीब, हाँ इस्माइल खतीब साहब को शहीद कर दिया। तो इसराइल का तो मुझे लगता है कि जंग को बहुत ज़्यादा तूल देने का, लंबे अरसे तक चलाने पंच का कार्ड पे बहुत नाम है उसने, हाँ, मैं बहुत पंच कार्ड दिखाया, बहुत सारे नाम है, मैं आगे पता नहीं किस-किस का नंबर आने जी वाला है। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इसको तूल देने वाला है, इसराइल चाहता है कि ईरान को दिया जाए। क्या चाह रहा है? तूल देने का मतलब ये है कि ईरान और इसराइल के और अमरीकी अड्डों में तो रहेंगे, लेकिन ये जो उसके इत्तेहादी ममालिक हैं, अमेरिका के, उसकी उन पर मुसलसल जो एक हमले रहेंगे, तो उसकी वजह से जो केओस पैदा होगा इस पूरे रीजन के अंदर। एक शेर है कि हैं कवाकब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। बिल्कुल वो केस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो कवाकब हैं वही नजर आ रहे हैं। आप इसराइल की बातों को छोड़ें, आप ये मत देखें वो बयानात क्या दे रहे हैं, आप देखें वो कर क्या रहे हैं। उनका आज उन्होंने ऑयल फैसिलिटीज को हिट किया है ईरान की पारस में, जिसके बाद अब ईरान ने बोला है कि मैं अब सारे लेजिटिमेट टारगेट्स हैं पूरे मिडल ईस्ट की सारी ऑयल, उस पर भी हम बात करेंगे अभी। सिर्फ एक विनर है इस पूरे मेहम और केओस का, जुबैर अंजुम सिद्दीकी, और उस विनर का नाम है इसराइल, जो मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रेंजर इन द हाउस है, जो एक घुसपैठिया है, जो एक सेटलर है, जो बाहर से आके वहां पे जिसने कब्जा किया है, और वो वहां बैठकर एक बदमाशी की जोर पे अमेरिका की पुष्टपनाही के साथ पूरे रीजन को रैक कर रहा है। आप इस वक्त देखें क्या हाल है, सऊदी अरेबिया, दुबई, इनके पास क्या था मिडिल ईस्ट के पास? इनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और अमन था, यही था ना, ट्रस्ट था लोगों का, ट्रस्ट था सेफ। यार, हाँ सेफ जगह है यार, ये तो जबरदस्त। और ये किस वक्त जंग छिड़ी है जब पूरा मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया स्पेशली, दुबई तो स्टैब्लिश था, सऊदी अरेबिया एक बड़े जबरदस्त ग्रोथ स्पर्ट की तरफ जा रहा था कि जहां पे वो दुनिया में अपने आप को एक नॉन ऑयल पावर के तौर पे, सॉफ्ट पावर के तौर पे भी दिखाना चाह रहा था। उस वक्त इसमें धकेल दिया।
इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? पाकिस्तान को तो जितना नुकसान हो रहा है इस पे हम आगे बात भी करेंगे। सारी मुस्लिम दुनिया को एक फ़ितने में मुब्तला कर दिया है इस जंग ने। सब के सब हारे हुए हैं। सारे मुसलमान मुल्क हारे हुए हैं ज़ुबैर इसमें। हम में से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ एक विनर है, इसराइल है और वो इस केओस का विनर है। उसका कोई एंड गोल नहीं है। वो ये केओस क्रिएट करना चाहता है। पूरे मिडल ईस्ट को मुसलमानों को फ़ितने में मुब्तला करना चाहता है। दैट्स गुड फॉर हिम। जब पूरी दुनिया की जो है, जो ऑयल सप्लाईज़ है, हुँ। वो अफ़ेक्ट हो गई हैं। इसराइल की नहीं हो रही है। इसराइल की नहीं हो रही। ये और उसमें बहुत 2 ज़बरदस्त पॉइंट है आपका ये। 2 मुसलमान ममालिक हमारे मौजूद शामिल हैं, है। अज़रबैजान और टर्की। टर्की। दरअसल ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है, अगर आप लोगों के वक़्त तो देखिएगा। उसका टाइटल है मुनाफ़िक। वो डॉक्यूमेंट्री में हमने बताया है कि इसराइल की 60% एनर्जी सप्लाईज़ एक पाइपलाइन है, बीटीसी, बाकू तिब्लिसी जेहान पाइपलाइन। ये कोई 1800 मील लंबी पाइपलाइन है। ये अज़रबैजान और जॉर्जिया से होती हुई तुर्की के एक पोर्ट सिटी जेहान में आकर ख़त्म होती है। फिर वहाँ से ये तेल टैंकर्स में लद के, ऑयल टैंकर्स में लद के नीचे इसराइल के हैफा तक आता है। 60% तेल वहाँ से आता है। और अगर आप मैप पे देखें, अगर हम यहाँ पे दिखाएँ कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल उस तरफ है। वो अपना सेफ चल रहा है। उधर से आ रहा है, जा रहा है। इसराइल को तेल भी मिल रहा है। कोई फ़र्क नहीं अन पड़ रहा। इन बुइरा अन हैमर के अंदर सुकून ही सुकून। सुकून ही सुकून है। रेड सी में, ब्लैक सी में आफ़ियत ही आफ़ियत है। मसला इधर हो रहा है। इसराइल को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप देख लें। दे आर फाइन। दे आर नॉट हिट दैट हार्ड बाय द एनर्जी प्रॉब्लम एज़ वेल। अच्छा ज़ुबैर, इसराइल की जो आपने बात की, हकबी की आपने स्टार्ट की उससे। यार एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टैट और पोल आया है अभी 2 दिन पहले। एनबीसी का सर्वे है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पहली बार अमेरिका के शहरियों में इसराइल के खिलाफ जज्बात इसराइल के हक के जज्बात से बढ़ गए। 32% अमरीकियों का इसराइल की तरफ पॉजिटिव व्यू है, जबकि तकरीबन 39% अमेरिकन इसराइल को नेगेटिवली व्यू कर रहे हैं। ये अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ। और इस जंग को तो इससे भी ज़्यादा। और इस जंग का भी ये डेटा भी आएगा। अभी तो ये डेनवर, ये अमेरिकी हलाकतों से पहले का, ये जंग शुरू होने वाले हफ्ते का डेटा है। 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक का है। तो अब पता नहीं क्या होगा जब तेल की कीमतें और बढ़ रही हैं। जब वो $4 के पास जाएगा गैलन तो क्या होगा। लेकिन आप ये सोचें, और इसको मैं एक और चीज़ से कनेक्ट करता हूँ कि जो केंट, जो काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म का हेड था, ट्रम्प तुलसी गबर्ड का राइट हैंड, उसने रिजाइन किया और उसने नेम किया इसराइल को। उसने कहा आप इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। यू आर नॉट पुटिंग अमेरिका फर्स्ट। ऐसा वैसे अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा इस्तीफ़ा किसी जंग के ऊपर कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। और आप इस बात को समझें, देखें, ये जो ये प्लान्ड होगा। देखिए ये सब कुछ जो आज नेतन्याहू कर रहा है, शायद ये उसके प्लान्ड होगा, लेकिन हो सकता है ये प्लान स्प्रेड आउट हो 5 सालों पे। इजराइल की अनबिलीवेबल अनपॉपुलैरिटी इन अमेरिकन पॉलिटिक्स ने कैटलाइज किया इस पूरे प्रोसेस को। मतलब ये तो नंबर 32 और 39 आ गया ना, ये तो ओवरऑल नंबर है। लेकिन आप इस नंबर को थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेट्स में ये नंबर बहुत ज्यादा है। वहां वो 60 और 40 हो गया है। डेमोक्रेट्स में ये बिल्कुल बहुत ज्यादा, मतलब डेमोक्रेट्स के लिए किसी पहले आप हमेशा क्या बात करते थे, अभी भी हम कहीं बोलते हैं तो यार डेमोक्रेट्स कौन से कोई प्रो पैलेस्टाइन है, हाँ, ये बात होती थी ना। इन दोनों में कोई फ़र्क कोई फर्क इसराइल की हिमायत। इसराइल की हिमायत में। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब डेमोक्रेट्स के लिए एक पॉलिटिकल लायबिलिटी है एपैक। एपैक को आप जानते हैं ना, जो इसराइली अमेरिकन इजरायली फंड करने वाला सबसे बड़ा एक बॉडी है। अब एपैक इतनी हजीमत और शर्मिंदगी का शिकार हो चुका है अमेरिका में कि वो डायरेक्टली फंड नहीं कर रहा कैंडिडेट्स को। पहले एपैक सामने आके सीना ठोक के कहता था वी आर बैकिंग दिस सेनेटर, वी एपैक सपोर्ट्स हिम। अभी एपैक प्रॉक्सीज के जरिए पैसे डाल रहा है लोगों की कैंपेन में। अभी पॉली मार्केट एक वेबसाइट है, बेटिंग साइट है, उसने प्रोजेक्ट कर दिया है कि डेमोक्रेट्स विल सीज कंट्रोल ऑफ बोथ द हाउसेज इन नवंबर। स्वीप करेंगे डेमोक्रेट्स। नवंबर में डेमोक्रेट्स स्वीप करेंगे पोल्स को। और प्राइमरीज अभी हो रहे हैं। आपको इन प्राइमरीज में हो सकता है डेमोक्रेट की साइड से ऐसे कैंडिडेट सामने आते हुए नजर आए जो जोहरान ममदानी के ज्यादा करीब हों। आप समझ रहे हैं? अमेरिका की सियासत में इसराइल अब इतना बड़ा फैक्टर है। यस।
इजरायली मनी वॉज द फैक्टर ना। अब एंटी इसराइल होना एक पॉजिटिव चीज हो गई है, आप समझ रहे हैं? और इसकी मिसाल देखिए, आप प्रेशर देखिए, और ये सारा प्रेशर यंगस्टर से आ रहा है बाय द वे। कैंडिस ओवंस, टकर कार्लसन, निक फुएंटेस, दे आर जस्ट, इन्होंने ट्रंप की जिंदगी अजीरन कर दी है। उसको सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा। वो हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देता था और सोशल लेगेसी मीडिया, लेकिन इस वक्त जिस किस्म का उसके साथ अटैक उसको सोशल मीडिया कर रहा है, जो उसका होम कंटिजेंसी थी, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी थी कि यार ये मेरी जगह है, मागा बेस भी कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया, इमरान खान पे हमलावर हो जाए। ट्रंप का अमेरिकन सोशल मीडिया के साथ बिल्कुल वही ताल्लुक था, पॉपुलैरिटी थी सोशल मीडिया पे, जो इमरान खान की पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे है। मेन स्ट्रीम में तो इमरान खान कभी मशहूर नहीं थे, मेन स्ट्रीम में ट्रंप भी कभी मशहूर नहीं थे। लेकिन आप सोचें कि इमरान खान के पास सोशल मीडिया भी चला जाए, कुछ लोग तो बोलते हैं सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि पीटीआई की पॉलिटिक्स को डिक्टेट करता है। तो सोचें कि ये हाल हो गया है ट्रंप का कि सोशल मीडिया भी उसके हाथ से निकल, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर, बड़ा पॉडकास्टर उसके हक में बात करने को तैयार नहीं है। और अब उसकी बात का भी ये वज़न भी ख़त्म हो गया है कि ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है, ये Yes. लिटरेसी और फेक मीडिया है, अब उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। पहले जब कहता था 1 साल पहले, तो लोग कहते थे कि शायद ट्रंप ठीक कह रहा है। जुबैर, एक बहुत वाटरशेड मोमेंट, तारीखी मोमेंट था पिछले जुलाई अगस्त में, जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और 2-4 और ममालिक ने, यूरोपी भी थे, फ्रांस ने ऐलान किया हम पैलेस्टाइन की को एज अ रियासत तस्लीम करेंगे सितंबर के यूनाइटेड नेशंस के इजलास में। लोग उसको हल्की बात समझ गए थे। ये एक ये पब्लिक पहली प्रेशर। तलाक, ये पहली तलाक हो गई थी। ये अगर ये जो अमेरिका की शादी थी ना यूरोप के साथ, ये उन्होंने बोला नहीं पार्टनर, ये वजन हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गया इसराइल के साथ चलने का वजन। हम चलो इसराइल के साथ तो चलते, लेकिन पैलेस्टाइन को अब हम अलग नहीं रख सकते, हम उसको मानेंगे। पहला स्टेप ये था। लेकिन अब उसकी देखें दूसरी तलाक कब हुई है। इस वॉर के बीच में ईरान, जिसके ऊपर सबका इजमा है बाय द वे, यूरोप का भी, कि ये रोग स्टेट है। ट्रंप, दूसरी तलाक हो गई। आ जाओ अल्लाह का वास्ता, स्टेट ऑफ होर्मुज, सबने इनकार कर दिया। सबने इनकार। यार जर्मन डिफेंस मिनिस्टर, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर, ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर, स्पेन तो वो बिल्कुल ही बिल्कुल ही अलग लाइन हाँ, ले ली, वो ईरान की तो लाइन ले ली। हाँ, वो तो ईरानी ही सपोर्टर बना हुआ है। व्हाट इज गोइंग ऑन? सफारती तन्हाई। सफारती तन्हाई। अमेरिका इज लोनली राइट नाउ, इसराइल इज लूजिंग, नेतन्याहू नोज दिस। उसको पता है कि शायद मेरे पास एक आखिरी मौका है कि इतना कॉम्प्रोमाइज्ड यूएस प्रेसिडेंट मेरे हाथ में है। वो कह रहा है, देखिए एक सोने की मुर्गी थी इसराइल के पास, समझे आप? पिछले 80 सालों से इसराइल के पास अमेरिका की सूरत में एक सोने की मुर्गी थी। वो अंडा देती थी, हर साल पता नहीं 20 या 25 अरब डॉलर की फंडिंग करता है अमेरिका इसराइल को। वो अंडा इसराइल हर में अंडा ले खा लेता था, सब खुशी-खुशी रह रहे थे। अब इसराइल ने कहा ये मुर्गी अब मैं ज़बह ही कर दूँ, क्योंकि नेतन्याहू ने ज़बह कर दी है। नेतन्याहू अब उस मुर्गी को ज़बह करने, कोशर करने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो कह रहे हैं इसको मैं ज़बह कर दूँगा इस मुर्गी को, क्योंकि अब ये मज़ीद अंडे नहीं मिलेंगे मुझे नवंबर के ये बाद। अगली मुर्गी नहीं मिलेगी। अगली मुर्गी नहीं मिलेगी मुझे। वो कह रहा है इस मुर्गी को ज़बह करो। और उसकी वजह से अब ये जो पूरा जो केओस है उस वजह से ही है। सो ही इज़ आल्सो डेस्परेट। चलो अब ये एक पूरी सूरत हाल है जंग की, जो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान के लिए जो है एक डिप्लोमेटिक पोजीशन लेना एक इस वक्त पुल सिरात पर चलने जैसा है। एक तरफ हमारा बिरादर पड़ोसी मुल्क ईरान है, और एक दूसरी तरफ बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब, जिसके साथ हमारा दिफाई मुआहदा। यूएई एवरीबॉडी। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे ईरान का मामला ये है कि इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान की हमारी जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा ईरान के हक़ में है और अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा हमारी एक बहुत बड़ी जो शिया पॉपुलेशन है, वो भी हमारी एक ऐसी सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन है जो किसी भी वक्त ट्रिगर हो सकती है। लेकिन इस सेंसिटिविटीज़ दोनों को लेते हुए हमारी जो मौजूदा हुकूमत की जो पोजीशन है, उसमें एक तवाज़ुन नज़र आ रहा है, जो और ख़ासे प्रेशर का सामना होगा सऊदी अरब के भी, अमेरिका के भी। तो इसको कैसा देख रहे हैं आप? आपको पता है कि ये जो भी रिजीम है, इसके बारे में हम हर प्लेटफॉर्म से अक्सर बात करते रहते हैं कि क्या-क्या चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन आई हैव टू गिव इट टू देम। इंतहाई, मतलब ये समझें कि ये पुल सुरात पे चलने के मुतरादिफ है इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नेविगेट करना। और जिस बुर्दबारी, मैच्योरिटी का मुज़ाहिरा इस वक्त क़यादत कर रही है, और मेरे ख़्याल से
जहाँ हम बहुत सारी गलत चीज़ों का जिम्मेदार उस तरफ ठहराते हैं, तो इस सही चीज़ का जिम्मेदार भी इस्टेब्लिशमेंट को करार देना चाहिए। आई थिंक आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है और इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त जो उसने लाइन ली है, वो बहुत मुश्किल स्टैंस है। दे हैव पुट पाकिस्तान फर्स्ट। इस वक्त ये जुमला है ना, सबसे पहले पाकिस्तान। मुशर्रफ ने ये झूठा नारा लगाया था, बोला था सबसे पहले पाकिस्तान और बेड़ा गर्क कर, सबसे पहले पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, एक जंग में घसीट लिया पाकिस्तान को, नारा। लेकिन अब ये नारा नहीं लग रहा है, लेकिन एक्चुअली हो रहा है। पाकिस्तान फर्स्ट हुआ हुआ है इस वक्त, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अल्लाह करे साबित कदम रहें, अल्लाह करे खड़े रहें, और ये वक्त बहुत तूल ना पकड़े, ये मुश्किल तवील ना हो, क्योंकि जिस किस्म के प्रेशर्स हैं ज़ुबैर, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ की तरफ निशानदेही करूंगा आपकी। आई नो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी आके हमें वार्न किया हुआ है कि इस मसले पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ की तरफ इशारा करूंगा आपका, कि जब हमारी क़यादत की मुलाकात हुई है अभी पिछले मोहम्मद बिन सलमान साहब से, वली अहद से, तो हमारी तरफ से तो मुशर्रफ ज़ैदी ने उसका एक बड़ा लंबा 3-4 पैराग्राफ का प्रेस रिलीज़ किया। लेकिन मैं जो सऊदी अरेबिया का वज़ारत ख़ारजा का एक्स हैंडल है, उसको मैं फ़ॉलो करता हूँ, मैं देखता रहा। ज़ुबैर, उस पे अगर आप जाके देख लें, चाहे अंग्रेज़ी या चाहे अरबी, दोनों में पोस्ट हुआ। 4 तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हर जगह हैं, जिस पे एक बहुत बातचीत भी हुई है। लेकिन एक लाइन की खबर है, हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान मीट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हमारी क़यादत में बाकी 2 लोग जो शामिल थे, उनका ज़िक्र नहीं है, और शहबाज शरीफ का भी नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक लाइन का है। अब पता नहीं आप इससे क्या अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो उस मीटिंग में क्या हुआ और उससे क्या नतीजे निकले और कितने खुश थे वो उस मीटिंग के बाद। याद रखें, ये वही शहबाज शरीफ है जिनको F-35 तैयारों ने एस्कॉर्ट किया था, जामनी कालीन, पर्पल कालीन बिछाया गया था उनके लिए, और अभी 6 महीने पहले की बात है, दिफाई मुआहदा हुआ था, अभी नाम भी नहीं लिखा है उनका। तो बज़ाहिर, हो सकता है मैं गलत हूँ, बज़ाहिर खुश नहीं लग रहे बहुत। डिप्लोमेसी में तो छोटे-छोटे इशारों का इशारों का, बहुत अहमियत होती हाँ, है। और आप सऊदीज़ को इस मामले में बहुत वो बहुत वो करते हैं। हाँ, वो बहुत तदब्बर के साथ जो हाँ, है वो उसमें वो नज़र आते हैं। तो उसमें ये है कि लेकिन ठीक है ज़ुबैर, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। हाँ, ये कह लें कि अच्छा, लेकिन ये कि एक अली लारेजानी ने अपनी शहादत से पहले दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक को ख़त लिखा और सबसे सरबराह से एक सवाल किया कि इसराइल और ईरान के ख़िलाफ़ जंग में, इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो ईरान की जंग है, इसमें आप लोग किसके साथ हैं? हाँ, तो उसका जवाब तो कहीं से नहीं आया, लेकिन एक थोड़ी-सी इसमें भी पाकिस्तान की थोड़ी-सी बचत हो गई, मैं यूँ कहूँगा कि इस ख़त से 1 दिन पहले इराक़ी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी, हाँ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने हिमायत करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और वैसे पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया है। और जिन दोनों ममालिक का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, उन दोनों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। काबुल के अंदर जो है बॉम्बिंग हुई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कोई मंशियात की आदी अफ़राद की बहाली का मरकज़ था उम्मीद, वहाँ पर। तो शुरू में तो बड़ी अफ़गान हुकूमत की जानिब से बड़े एक्ज़ैजरेटेड नंबर्स आए, लेकिन आज जो है, मैं अल जज़ीरा को कोट कर देता हूँ, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जो मिशन के असिस्टेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि 143 जो है डेथ टोल है। इसके बारे में पाकिस्तान का भी एक पूरा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने किसी सिविलियन फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया। मगर ये कि ये जो इस ख़बर से जिस तरह से ये शुरू के अंदर चली है, इससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है कि इससे पहले पाकिस्तान ने जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं, वहाँ पे अफ़गान अवाम के अंदर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा रिएक्शन पैदा नहीं होता, लेकिन इस ख़बर से हो रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं हम? ज़ुबैर, बकौल वो आमिर लियाकत मरहूम के शो के मौलवी साहब के जुमले की बड़ी नाजुक सूरत हाल है। मेरे ख्याल से जहाँ तक अफ़गान मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाने की कैंपेन थी, आई थिंक दैट वाज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक एक आपको डिटरेंस क्रिएट करनी है वहाँ डिटरेंस क्रिएट करनी है, और वो पहले के ज़माने में आप डिटरेंस क्रिएट करना चाह रहे थे, वो नहीं हो रही थी। ख़तरनाक बात 2 हैं। एक तो ये कि आपकी अफ़गान पॉलिसी पिछले कई दहाइयों से मुसलसल यू टर्न्स, एक वो काराकोरम हाईवे है ये,
यूं यूं बल खाती हुई जा हम रही है। बल खाती हुई जा रही, तो इधर तो उधर। वो मजीद निज़ामी बड़ा अच्छा ट्वीट करते हैं, उन्होंने पूरे एक किरदार को उठा के बता रहे हैं कि भाई इस बंदे को तो आपने पकड़ लिया था, आज इसको ही भेजा हुआ है। तो एक तो इसको देखना पड़ेगा कि अभी जो आपने पॉलिसी अपनाई है, ये आप इस पे ही चलते रहेंगे या आप जॉब हाफ डन छोड़ के वापस आ जाएंगे। अगर आपने ये जॉब हाफ डन छोड़ी तो बहुत खौफनाक नताइज होंगे इसके पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी आप अब लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ, वैसे एक नताइज तो हाँ जॉब के दौरान भी होंगे। आ रहे हैं बाय द वे। दूसरी चीज, बट देखें जुबैर, दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े जराइम अज़बियत और कौमियत के नाम पर किए गए हैं। रियासत के तौर पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ वही डॉक्ट्राइन होना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात के मुताबिक है, कि कोई नॉन कम्बैटेंट शुड नेवर बी आर टारगेट। कोई हॉस्पिटल, कोई तालीमी इदारा, कोई भी ऐसी जगह जहाँ कॉम्बैटेंट्स नहीं है। अभी रिसेंटली DGISPR ने स्टेटमेंट दिया है हामिद मीर को कि वो जो सुसाइड बॉम्बर्स थे वहाँ पे, और वो ड्रग एडिक्ट्स ही होते हैं जिनको वो यूज़ करते हैं। आई डोंट नो, अगर ये बात इसकी अगर इनके पास प्रूफ है और हकीकत पे मबनी है फिर तो वो जायज़ टारगेट था, लेकिन अगर ये बात हकीकत पे मबनी नहीं है तो फिर नहीं, अभी इसकी तो इन्वेस्टिगेशन अभी हम्म, होना बाकी है। हम्म, अभी तो सिर्फ नंबर्स की बात है, बाकी डिटेल और पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि उन्होंने सिर्फ मिलिट्री या यूँ कहें कि जो फितनतुल ख़वारिज जो लेकिन TTP है, लेकिन इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इनका कहना तो यही है वफाकी लेकिन अभी लेटेस्ट पे तो उन्होंने ये कह दिया ना कि ऑल हाँ, DGISPR है। सुसाइड बॉम्बर्स आर ड्रग एडिक्ट्स। तो ये दोनों बातें आपस में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। अगर निशाना नहीं बनाया तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ड्रग एडिक्ट थे या नहीं थे, हमने तो उनको निशाना नहीं बनाया। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ड्रग एडिक्ट्स सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि क्या हमने उन ड्रग एडिक्ट्स को इसलिए निशाना बनाया? अच्छा, रीजन के अंदर जंग है, कुछ पता नहीं है, कोई एंड नज़र नहीं आ रहा कि कब जाके ये ख़त्म हो जाएगी। उसके एक असरात हैं अफ़गानिस्तान से भी जो हमारी जो कशीदगी है, बहरहाल इसके भी एक बिज़नेस फ्रेंडली एक सूरत हाल तो नहीं होती है। तो और आबनाए हुरमज़ से जो तेल की जो सप्लाईज़ हैं, वो बहुत अब लिमिटेड हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ज़रा इंटरनेशनल इकॉनमी को, बिज़नेस को भी देखते रहते हैं। 1 हफ़्ते पहले जब ट्रम्प ने ट्रेडिंग सेशन के आगाज़ पर कहा था कि हमारी जो जंग है वो वेरी मच कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद जो है वो जो क्रूड ऑयल था वो $119 से $93 पर आ गया था। अच्छा, उसके बाद अभी के जंग मुसलसल एक तो ये कि बढ़ रही है, रुकने का कोई नज़र नहीं आ रहा जो है इसका इम्कान। और फिर लेकिन जो क्रूड ऑयल की जो आलमी कीमतें हैं वो 93 और 100 के दरमियान ही है। इस बार काबू में कैसे हैं? तो पाकिस्तान के लिए भी ये जो कीमतें हैं ये कैसे देख रहे हैं आप इनको? पाकिस्तान के लिए ये तमाम जंगें इससे बुरे टाइम पे नहीं आ सकती थी, क्योंकि हमारी इकॉनमी दोबारा एक ख़तरनाक पानियों में दाखिल हो रही थी। 2026 का जो साल था, ये हमारे लिए एक ख़तरनाक पानियों में दाखिल होने का साल था। हमारे मेजर इंडिकेटर्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था, हमारी इन्फ्लेशन दोबारा उठना शुरू हो गई थी, हमारी ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, रुपी वॉज अंडर प्रेशर, बहुत सारे इंडिकेटर्स दोबारा हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होते जा रहे थे। अफ़गान वॉर की वजह से, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड बंद होने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी मनफी असर पड़ रहा था। तो हम ऑलरेडी थोड़ा-सा, हमारे ब्रेक्स लगना शुरू हो गए थे। फिर वो ब्रेक्स लगते हमारी तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही थी कि अचानक ये इतना बड़ा एक शॉक आया है। यहाँ पे मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ ज़ुबैर। खबर ये है कि हम और आप जिस तेल को $100 का देख रहे हैं, ये वो तेल नहीं है जो पाकिस्तान खरीदता है। अच्छा, तो हमारे यहाँ जो पेट्रोल प्राइस जो मुतय्यन की जाती हैं वो वो नाइमेक्स और ब्रेंट से नहीं की जाती। देखिए अच्छा, वो न्यूयॉर्क, लंदन क्रूड से। हाँ, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज नाइमेक्स है और ब्रेंट वाला लंदन है। इन दोनों मार्केटों से पाकिस्तान तेल नहीं खरीदता। पाकिस्तान एक तीसरी मार्केट से तेल खरीदता है, वो दुबई की मार्केट है, जहाँ पे अरेबियन लाइट क्रूड और दुबई का एक मिक्स होता है। तो हमारा जो बेंचमार्क है वो हमारा दुबई है? बेंचमार्क वो है ही नहीं। यस, हमारा बेंचमार्क दुबई का क्रूड ऑयल है, और दुबई का क्रूड ऑयल ज़ुबैर $100 का नहीं है। दुबई का क्रूड ऑयल पिछले 3 हफ्तों में डबल हो चुका है। अच्छा, जब जंग शुरू हुई थी 27 फरवरी को, तो दुबई क्रूड की कीमत थी $71-72। आज $155 कीमत है।
डबल हो गया। डबल हो चुका तो है। हमारे यहाँ तो इतना इजाफा नहीं हुआ। यही मैं आपको इस पे आ रहा हूँ, ये बहुत खौफनाक नंबर है। आई थिंक इस पे इनफ बात नहीं हो रही। हमारे चैनल्स हर कोई आपको नंबर दिखाता है नाइमेक्स का और ब्रेंट का। भाई हम उस मंडी से तेल खरीदते ही नहीं है। हम जिस मंडी से तेल खरीदते हैं, क्योंकि देखिए आप न्यूयॉर्क से तेल नहीं लाते, अभी जो बात हुई थी हम न्यूयॉर्क से क्रूड इंपोर्ट करेंगे, हमें तो महंगा इतना पड़ जाएगा, फ्रेट इतना देना पड़ जाएगा, हमें तो वारे में नहीं पड़ता हमें। लेकिन शायद अब वारे में पड़ जाए हमें, जितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बाय द वे। लेकिन एनीवे, प्रॉब्लम इज कि हम तेल खरीदते हैं दुबई की मंडी से, और दुबई की मंडी का तेल इस वक्त 50% प्रीमियम पे है देन अमेरिका एंड इंग्लैंड। इसका मतलब क्या है जुबैर? इसका मतलब यह है कि आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं 18-19 मार्च को, तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो 321-22 रुपए है और डीजल की कीमत जो 335 रुपए है, आज क्या जो रेट हो चुका है पिछले 2 हफ्तों में दुबई की मार्केट का, उसके हिसाब से पेट्रोल की कीमत 393 रुपए, यानी कि तकरीबन 400 रुपए, 71 रुपए बढ़ने का बिल्कुल केस सीधा खड़ा हो गया है। और डीजल 117 रुपए बढ़ने का केस खड़ा हो गया है। मतलब अगर आज हुकूमत ये पूरा प्राइस ट्रांसफर कर दे मुझको और आपको, तो डीजल 450 रुपए लीटर और पेट्रोल तकरीबन 400 रुपए लीटर पे बिकना चाहिए। अब हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत प्रेशर में है। हुकूमत वैसे ही पॉपुलर हुकूमत नहीं है, उसके और भी बड़े मसाइल हैं। हुकूमत वो हिट अपने पास ले रही है, वो पीडीएल से वो पैसे दे रही है, लेकिन अब पीडीएल के पास वो पैसे नहीं बचेंगे मेरे ख्याल से अगले हफ्ता 10 दिन में कि वो हिट वो ले सके। सो ये तो अच्छा, दूसरा मसला क्या होगा? चले आपने वो रुपये ट्रांसफ़र कर भी दिया, लेकिन वो जो तेल के लिए डॉलर्स चाहिए रिफाइनरीज को कि वो क्रूड ऑयल मंगवा सकें, वो कहाँ से लेंगे? वो डॉलर्स कहाँ से आएंगे? फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा? बड़ा क्राइसिस है ये। रुपी विल बी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर इन द कमिंग डेज, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। हमारा इंपोर्ट बिल का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम इंपोर्ट पे है। हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की कि अभी के जो हमारा रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। यप। हम 2-3 साल से तो 4 साल से इसको ज़बरदस्ती जी। 180 के ऊपर बांध के रखा जी। हुआ है। ये जो स्ट्रेटजी है ये कोई सस्टेन कर सकती है? ये तो नहीं हो, देखें ये आज की बात नहीं है। पाकिस्तान जब, सिंपल सी बात है, आमदनी अठन्नी खर्च रुपया, कैसे चलेगा घर का पहिया? आप डॉलर कमाते कम है, खाते ज्यादा है। तो जब तक आप डॉलर ज्यादा कमाना नहीं शुरू करेंगे, डॉलर नीचे नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अब लोग अलग अलग फोरकास्ट दे रहे हैं, मैं किसी किस्म की स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब डॉलर्स की काल पड़ेगा तो क्या होता है सबको पता है। और ये एक बहुत एक टफ सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। लेकिन जो एक सबसे खौफनाक बात है इन सारी चीज़ों में, आई नो हमने इसके ऊपर कमेंट डायरेक्टली करने का नहीं था, लेकिन मैं मुझसे रहा नहीं गया। ज़ुबैर, एक 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 जिस किस्म का डिस्कनेक्ट आप देखते हैं इस मुल्क की मईशत की ग्राउंड रियलिटीज़ में और इस मुल्क के हुक्मरानों के लाइफस्टाइल में। मतलब वो एक स्टोरी हुई पिछले, हमने इस पे कमेंट नहीं किया, वो जो गल्फ स्ट्रीम की स्टोरी है। हाँ, गल्फ स्ट्रीम हमने नहीं किया। पिछले महीने की वो स्टोरी ब्रेक हुई कि गल्फ स्ट्रीम का G500 इन्होंने ख़रीदा गया है। जी। मगर ये कि जो उसकी ही वैसे हम लोग जो है जब हम न्यूज़ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उसमें, तो हम हर खबर के बाद जो है ना एक पीछे लगते थे कि यार इसका फ़ॉलो अप लेकर आओ। ये जो अच्छा। तैयारी की ख़रीदारी है, ये जो स्कैंडल था इसका फ़ॉलो अप ऑटोमेटिक आ गया। वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा स्कैंडल था। यानी कि 11-12 अरब रुपए का जो पंजाब हुकूमत ने उनके बकौल एयर पंजाब खड़ी करने के लिए जो इन्होंने जहाज़ खरीदा है 11 अरब रुपए का, 17 सीटर्स। जी। ठीक है, वो खरीद एक जहाज़। अभी। हाँ, एक जहाज़। और आगाज़ एयरलाइन का इसी से किया है, 17 सीटर से। ज़ुबैर, 1 मिनट आप रुक जाएं। आप पहले लोगों को दिखाए तो सही वो जहाज़ कैसा है। हाँ, आप बातें कर रहे हैं यार, दिखाना तो बनता है। दिखाएं। स्ट्रैटकॉम ब्यूरो हमारा एक अकाउंट है, बड़ा ज़बरदस्त अकाउंट है, बड़ी ज़बरदस्त खबरें देते हैं। उन्होंने इस जहाज़ की, इस पर्टिकुलर जहाज़ के N144S, अच्छा इनिशियल भी मजे के N और S, नवाज शरीफ, हाँ, N144S के इंटीरियर के मनाजिर अपने ट्विटर पे अपलोड किए थे। वो भी प्लीज गाइस टेक अ लुक एट दिस। जरा इस जहाज को देखिए और साथ जरा ये कुछ स्टैट जहन में रखिए। देखिए इस जहाज को, लेकिन ये जहन में लाइए
कि ये जहाज़ उस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत ने हालिया तौर पे ख़रीदा है, जिस मुल्क के 55% अवाम $2 से भी कम रोज़ाना में ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ के हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 30% लोग गरीब हो चुके हैं, जहाँ की आटा, दाल, चावल की कंज़म्पशन 20 साल के लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है और जहाँ के 40% ग्रेजुएट्स डिग्री हाथ में लिए घूम रहे हैं और उनको नौकरियां नहीं मिलती। ज़रा इस जहाज़ को देखते रहिए, लेकिन दिमाग में कुछ इन आदाद शुमार को भी लाइए। जी ज़ुबैर। और जो मजमूई इकॉनमी की सूरत हाल है, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे पास जो डॉलर्स का जो शॉर्टफॉल है, हुँ। उसको देखें और फिर इस जहाज़ की बहुत बड़ी एक राय है लोगों की ज़ुबैर कि डॉलर की कीमत कम इसलिए रखी जाती है कि हम लग्ज़री गाड़ियाँ और लग्ज़री जहाज़ खरीद सकें। बहुत के अमीरों के जो शौक हैं आईफ़ोन के, जहाज़ के, इसके, उसके, वो उस चीज़ को सब्सिडाइज़ करता है ना। डॉलर कम को मुझे बाहर की मुझे पर्किन्स पर्किन्स का बैग खरीदना है, मुझे लुई विटॉन की चीज़ें खरीदनी है, मुझे पता नहीं कौन-कौन सी ब्रांड्स होती हैं, उनकी चीज़ें खरीदनी है, तो मुझे तो डॉलर में खरीदनी है ना। अब डॉलर तुम कर दोगे ₹500 का, तो मेरी तो चीज़ महँगी हो जाएगी। तो डॉलर सस्ता रखो यार, मैं खरीदूँगा आराम से। एक बहुत बड़ी बात ये भी होती है। लोग आपको बोलेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है 10-12 अरब रुपए के जहाज़ से? मतलब आग लगी है बस्ती में और ये हैं अपनी मस्ती में। मतलब इनको इस चीज़ का कोई समझ नहीं आ रहा कि मुल्क किस किस्म की प्रिकेरियस अ, यार ज़ुबैर हम लोग यहाँ क्या तुमने मुझे देखा होगा मैं एसी बंद कर रहा होता हूँ कमरे में जाने के बाद स्टाफ के, यार बंद करो यार, क्यों चला रहे हो फालतू एसी? मतलब आप किसी चीज़ को अपना समझते हैं, आप किसी चीज़ की ओनरशिप लेते हैं तो आप कॉर्नर्स कट करते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा अगर 15 मिनट एसी ज़्यादा चल जाएगा, मुझे पता है। लेकिन आप एक परसेप्शन वाइज़ एक क्रिएट करते हैं, ज़ाया मत करो चीज़ों को यार, ये काम वैसे हो सकता है तो वैसे कर लो, ऐसे ना करो। सो एक मैसेजिंग होती है, वो मैसेजिंग ये होती है कि ये हमारे वालिद मोहतरम का मुल्क है। ये लाहौर नहीं प्योंगयांग है। और मैं आपको बताऊँ, ये वो खबरें हैं जो आपको अभी आ रही हैं ज़ुबैर। इस वक़्त जिस किस्म की सेंसरशिप है स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट को लेके, स्पेशली आपने मरियम औरंगज़ेब की टोन देखी थी उस ट्वीट की? वो लिटरली थ्रेटन कर रही हैं सबको। वो खबरदार खबर की है तुम्हें मैं बैंड बजा दूँगी तुम सबकी। वो टोन ये है, वो डरा रही है सबको। यार हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, वो वकास कर सकता है स्टोरी, वो बैठा हुआ है न्यूयॉर्क में। यहाँ के लोग तो भाई कहते होंगे यार अच्छा भाई चुप ही रहो। और कौन से इदारे अब इंडिपेंडेंट हैं, जर्नलिज्म हो रहा है जो कोई टक्कर लेगा गवर्नमेंट से? नहीं, मेरे से मीडिया पे तो चली भी नहीं है, डिस्कस भी नहीं हुई है डिस्कस भी खबर। नहीं हुई। सो सो एक तो ये है कि ये जो एक मैं इसको ना पहले इस कहता था कि ये एक डिल्यूजन है, डिस्कनेक्ट है, लेकिन अब मुझे लगता है ये सफाकी है, ये रूथलेसनेस है कि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। आज पूरे 10 साल हो चुके हैं पैनामा पेपर्स को आए हुए ज़ुबैर अंजुम सिद्दीकी और आज तक शरीफ ख़ानदान ने इस बात का जवाब नहीं दिया है कि एवन फ़ील्ड के वो दोनों फ्लैट्स कैसे खरीदे गए और उसके पैसे कहाँ से आए? हुज़ूर कहाँ है वो ज़राए? कहाँ है वो ज़राए? वो आज तक हमें नहीं पता। हुज़ूर ये हैं वो ज़राए। वो ज़राए आज कभी वो कतरी ख़त था, कभी वो जिद्दा की फैक्ट्री थी, कभी वो कुछ और था, जवाब नहीं बना। गोइंग बैक टू द वियना स्टोरी कि ऑस्ट्रिया जहाज़ क्यों गया? कोई मसला नहीं है। अगर मैं हुकूमत पंजाब का तर्जुमान हूँ, तो मैं 2 डॉक्यूमेंट से बल्कि 3 तरीकों से ये बिल्कुल वाज़ेह कर सकता हूँ। 8 तारीख को ये खबर उड़ना शुरू हुई कि 12 तारीख को ये खबर उड़ना शुरू हुई कि ये प्रोबेबली जी इल्ज़ाम लगा कि जुनैद सफ़दर अपने किसी ट्रिप पे गए हुए। मैं 12 तारीख को जुनैद सफ़दर को फज्जे के पाए पे खड़ा कराता और बोलता ये पाए खा रहा है यहाँ, ये कहाँ कहीं बाहर गया हुआ है। फ़ौरन एज़ लाइव हो जाता है हम। फ़ौरन को मसला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मिल लेता। जो नेतन्याहू कर रहा है, बाज़ार कैफ़े में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, ख़त्म, ये पूरी चीज़ ख़त्म हो जाती और बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिबंक हो जाए इससे अच्छा। लेकिन कोई जुनैद सफ़दर की लाहौर में मौजूदगी का सिवाय धमकी आमेज़ ट्वीट्स के कोई और सबूत नहीं आया। अच्छा सबूत कब आया? इंस्टाग्राम की एक स्टोरी कि मैं बारिश एन्जॉय कर रहा हूँ, उसमें भी कोई विजुअल्स नहीं है, एक स्टोरी है। अब मैं तो ये कह सकता हूँ मैं लंदन में देखूँ और लंदन में बारिश हो रही है, मैं लिखूँ एन्जॉयिंग द रेन इन लंदन। मतलब ये कोई ऐसा वाज़ेह प्रूफ ऑफ प्रेज़ेंस नहीं है, ठीक है? तो एक तो सबसे आसान ये था कि वो जुनैद सफ़दर की प्रूफ ऑफ प्रेज़ेंस दे देते कहीं से भी खड़ा करके, बड़ा आसान था। दूसरा, जेट एविएशन के पास भेजा है ये मतलब ये कोई नासिर मैकेनिक तो है नहीं कि कैश पे सारा काम हो गया होगा। कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, वो डॉक्यूमेंटेशन अवाम के सामने रख दें। और तीसरा उसके लिए आपको वियना जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सिविल एविएशन के पास फ्लाइट मैनिफेस्ट होता है। उसके अंदर
जो भी जहाज उड़ता है या उतरता है उसमें कौन कौन सवार था, क्या वजन था, क्या सामान था, A to Z तमाम तफसीलात जहाज की होती हैं। ये वही फ्लाइट मैनिफेस्ट है जिसके जरिए 9/11 के बॉम्बर्स को फौरन 1 घंटे में आइडेंटिफाई किया था अमेरिका ने। यानी कि अगर पेट्स भी होते हैं तो उनका पैच का भी डिटेल होगा, ठीक है, उसका रंग क्या है, सारी सारी तफसीलात होंगी। वो फ्लाइट मैनिफेस्ट सामने रख दें, खत्म हो गई बात। नहीं समझता मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है कि इन हालात में शरीफ खानदान, मुझे पता है वो जैसे भी जो भी इनकी पॉलिटिक्स है, इन हालात में वो किसी प्राइवेट टूर के लिए अपने बेटे या बहू को पंजाब हुकूमत के जहाज पे मुल्क से बाहर भेजेंगी। अगर ये हुआ है तो ये मेरे लिए बहुत ही खौफनाक बात होगी। मुझे नहीं लगता वो ऐसी गलती करेंगे, इसलिए आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 दिन में ये इस तरह की तीनों में से कोई एक चीज़ आ जाएगी कि जिससे प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ जुनैद या फ्लाइट मैनिफेस्ट कल सुबह कर सकते हैं। ईद की खुशखबरी दें आवाम को, मुँह पे मारें जी तमाम साजिशियों के कि ये लें फ्लाइट मैनिफेस्ट। जुनैद सफदर यहीं पे थे। जुनैद एक और सफदर- सहाफ़ी है, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने भी जो उसमें तो यार सर्दी की तस्वीर लगा दी। हाँ, वो जो अज़मा बुखारी ने ये कहा कि वो जुनैद सफदर ना सिर्फ यहाँ पे थे, बल्कि लाहौर के डॉक्टर्स अस्पताल के कई विज़िट भी किए। तो उन सहाफ़ी ने जो है वो डॉक्टर अस्पताल की सीसीटीवी हासिल करने की कोशिश की, उनको रोक दिया गया। रोक दी। नहीं, देखिए ये सब तो देखें, ये सारी बातें, ये तो फिर मैं ना ही समझा वाली बात है। ये डॉक्टर अस्पताल में थे, लोगों को विज़िट कमरा नंबर 17 में आते रहे और जाते रहे। ओ भाई, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। वो जहाज़ उड़ा है ना, ये फैक्ट है। उस जहाज़ में कौन गया? उसका फ्लाइट मैनिफेस्ट सिविल एविएशन के पास है। उसका रडार मैप सब पब्लिक के पास है। पब्लिक के हमारे पास और तुम्हारे पास है ना, लेकिन उस जहाज़ में कौन था ये तो इनको पता है ना, सिविल एविएशन को। कल निक मुँह पे मारे, निकाल के दिखाएँ। मुँह पे मारे। क्या मसला है? ये बहस ही फ्लाइट खत्म उड़ी हो जाएगी फिर। N144S, ये 2 बैरून जो भी थे, पायलट थे, जो भी थे, कोई भी नहीं गया यार, खत्म हो गई बात। 3 सबूत, 3 तरीके बता दिए। आई थिंक आप अगले आई एम श्योर दे आर वाचिंग, और आप देखेंगे कि अगले 24 से 48 घंटों में पंजाब हुकूमत इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपके सामने रख देगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। हाँ, उम्मीद तो की जा सकती है, मगर अगर नहीं आया हाँ। तो फिर इनके परसेप्शन का क्या होगा? परसेप्शन की किसे फ़िक्र है? परसेप्शन की अगर फ़िक्र होती तो अली डार साहब अपने कमरे में कायद-ए-आज़म की जगह 5-6 फीट का मरियम नवाज़ की तस्वीर लगाते। उसके नीचे एक चीज़ लिखी भी चाहिए थी उनको, थैंक यू आपा। नहीं, हो सकता है वो कह दिया उनको, वो नहीं, नहीं, लगाना चाहिए, नहीं, देखिए नहीं, गलत उनको बात है। क्योंकि उनको बेरोज़गार हुए थे, फिर उनको यहाँ पे आप मैडम, आपका विज़न है। या मुझे लग रहा है कि आप जेलस हो रहे हैं, उनका ससुराल बहुत तगड़ा है। हाँ, हाँ यार, ये है। अगर आपका ससुराल ऐसा नहीं है ये बात किसी कि आप ऐसी तस्वीरें लगाएँ। यार, ये वैसे भाई वो देखिए, ससुराल ऐसा ढूँढें कि उनकी तस्वीरें आप अपने पूरे ऑफ़िस पे लगा सकें। मतलब आज उन्होंने एक और एंगल से अली डार ने एक तस्वीर पोस्ट की है, उसमें सबसे बड़ी कद-ए-आदम पोर्ट्रेट मरियम नवाज़ की है, फिर उधर उनके अब्बा हुज़ूर हैं, उसके बराबर में चचा ससुर हैं, और उसके बराबर में ससुर हैं, नवाज़ शरीफ साहब। मैंने कहा नहीं, ससुराल अब्बा हो तो की भी हैं, अब्बा इसाबदार भी हैं। वो भी कह रहा हूँ ना, अब्बा हैं, चचा ससुर हैं और ससुर हैं और साली साहिबा हैं। ऐसा ससुराल अगर आपके पास है तो यू हैव मेड इट इन लाइफ़। ये ही ज़िंदगी है, यही जीना है कि ऐसा ससुराल आप ढूँढें। उसके अलावा अगर आपके ससुराल की तस्वीर आप अपने ऑफ़िस में नहीं लगा सकते, तो फिर आपकी ज़िंदगी का क्या है? मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। बस ऐसा ही है। बस हाँ। हमने पहले भी बात की अली लालजनी की, तो सियासत में भी ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो नज़रियाती होते हैं और एक वो जो सिर्फ़ नज़र आते होते हैं। नज़रियाती और नज़र आती। नज़र आती शख्सियत। तो आप कह रहे हैं कि शरीफ खानदान नज़र आती नज़र आती शख्सियत। शख्सियात पे मुश्तमिल है। लेकिन यार, शहबाज शरीफ तो बहुत काम कर रहे हैं यार। शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, और टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक द काइंड ऑफ chaos एंड ट्रबल्स ही फाइंड्स द कंट्री इन राइट नाउ, आई थिंक वो शायद सोच रहे होंगे ऑपोज़िशन में ही होते तो बेहतर होते। हाँ, सूरत-ए-हाल तो बहुत सूरत-ए-हाल बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल है। रमज़ान का महीना, रहमतों का महीना रुखसत हो रहा है, इस दफ़ा ऐसे हालात में हो रहा है, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ़नाक जंग की सूरत-ए-हाल है और हमारे मुल्क के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये कि आप सब लोगों को ईद मुबारक, और जाने से पहले ये दरख़्वास्त आपसे हम ज़रूर करेंगे कि हमें सब्सक्राइब कीजिए और पैट्रियन मेंबर बनिए, ताकि ये रफ़्तार सच का सफ़र जारी रख सके। थैंक यू, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक।